दूसरी कुंडली वाली जो बात आ रही है, तो दूसरी कुंडली में भी क्या है कि मकर राशि जो है वो अच्छे स्थान पर है, बुरे स्थान पे नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी ग्रह की ना कोई दृष्टि नहीं है, ना कोई ग्रह की युति है। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन, मतलब कम से कम अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। गुरुजी अच्छा क्यों नहीं है? क्या गुरुजी, हाँ, जो यहाँ पे दशमेश है, तृतीयेश जो है वह दसम भाव में तो बैठे हैं, तो अच्छा हो गया। कौन? जैसे हम लोग मकर राशि की बात कर रहे हैं, तो मकर राशि के स्वामी दसम भाव में बैठे हैं, तो भाव तो ठीक ही हुआ और अच्छा हुआ, मैनेजर ठीक हुए। हाँ सही है, वो भी सही है। मकर राशि के जो लॉर्ड है वो भी तो सही बैठे हुए हैं। और शनि और शुक्र तो उनका जन्म, और उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? शनि में शुक्र में हुआ था, शनि की महादशा में शुक्र के अंतर्दशा जी। तीसरी कुंडली देखिए, किसकी बताई थी? किंग जॉर्ज की बताई थी ना जी। तो किंग जॉर्ज की कुंडली में देखिए मकर राशि कहाँ पर आ रही है? मकर राशि इनकी आ रही है चौथे भाव में। चौथे भाव में आ रही है, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। जी। उस पर बृहस्पति की क्या है? चतुर्थे लग्न में भी है। हाँ, चतुर्थेश लग्न में भी, एकदम सही बात। उच्च होकर कोई दिक्कत नहीं आ रही, उच्च होकर उच्च राशि में, कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। उच्च राशि में भी बैठे, उच्च राशि में, उच्च राशि में भी बैठे हुए, सही बात। फिर मैंने आपको मुजीब की कुंडली दिखाई थी, मुजीब की और वृश्चिक लग्न की जो कुंडली थी, उसमें देखिए मकर राशि कहाँ है? थर्ड हाउस में है जी। और मकर राशि में जो है कौन बैठा हुआ है? भाग्येश चंद्रमा बैठे हुए। जी, भाग्येश है। यहाँ पर भाग्येश अच्छा ही हुआ, कुल मिला के अच्छा है, बुरा नहीं है। गुरु की दृष्टि भी है। के कोई भी, एक तो मंगल की केवल दृष्टि है, 2 3 4 मंगल की दृष्टि है, और मंगल जो है यहाँ पे लग्नेश है, वो भी अच्छी अच्छा बात है। अच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि यहाँ पर मकर राशि अच्छी बनी हुई है ना। अब आते हैं जन्म कुंडली के, जन्म कुंडली नहीं बल्कि दशमांश कुंडली को देखिए कि स्तर के लिए, मतलब कि आपके प्रोफेशन का क्या स्तर होगा या प्रोफेशन क्या होगा, उसके लिए कौन सी वर्ग कुंडली यूज की जाएगी? दशमांश कुंडली। दशमांश जी, तो दशमांश कुंडली में यूज की जाएगी। तो दशमांश कुंडली में क्या देखना है, पहले आप ये समझ लीजिए। दशमांश का आकलन जन्म कुंडली के दशम भाव मिलान से भी किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, तो आप नोट करिए। जन्म दशा की महादशा और अंतरदशा के स्वामी ग्रह, यानी पहले क्या लेना है? जन्म समय में जो महादशा और अंतरदशा के जो ग्रह थे उनको नोट कर लीजिए। दूसरा, गुरुजी एक बार दोबारा बोल रहे हैं पॉइंट प्लीज। जन्म समय के महादशा, हमें क्या देखना है? हमें दशमांश कुंडली देखनी है। तो दशमांश कुंडली में क्या देखा जाएगा? तो पहला पॉइंट क्या देखा जाएगा? जन्म समय की महादशा और अंतरदशा। दूसरा, जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे ग्रह को नोट कर लीजिए। जन्म समय की महादशा और अंतरदशा के ग्रह को ले लीजिए। दूसरा, जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठे जो ग्रह हैं उनको ले लीजिए, अगर नहीं बैठे तो छोड़ दीजिए, और अगर बैठे हैं तो ले लीजिए। तीसरा, गुरुजी जो दशम भाव में जो ग्रह बैठे, ये दशमांश कुंडली के दशम भाव में बैठे वाले ग्रह की बात हो रही है। वो अभी कैसे देखना बता रहे हैं, पहले क्या क्या देखना है उनको नोट कर लीजिए। जी गुरु, आपको क्या क्या कौन कौन से प्लेनेट को दशमांश में देखना है? सबसे पहले आपको देखना है जन्म समय की महादशा और अंतरदशा के जो ग्रह हैं उनको। दूसरा, जन्म कुंडली में अगर दशम भाव में ग्रह बैठे हैं तो उनको ले लीजिए, नहीं बैठे तो छोड़ दीजिए। तीसरा, जन्म कुंडली की जो दशमेश है, जन्म कुंडली की जो दशमेश है उनको ले लीजिए। और चौथा क्या लेना है? जन्म कुंडली में जो दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं,
जन्म कुंडली के दसम भाव को जो ग्रह दृष्ट कर रहे हैं उन ग्रह को नोट कर लीजिए। ठीक है, जी गुरुजी। फिर अब देखना क्या है, देखना ये है कि जो जन्म कुंडली के जो दसम भाव के ग्रह हैं, मैं कहा था ना दूसरा वाला पॉइंट आपको क्या बोला था, जन्म कुंडली में दसम भाव के ग्रह को लेना है। जी। तो अगर जन्म कुंडली के दसम भाव के ग्रह दशमांश कुंडली के मकर राशि में हो, ये अगला पॉइंट है गुरुजी, 5वां। नहीं भाई, तो अब इन ग्रहों को दशमांश कुंडली में देखना है ना। जी गुरुजी। दशमांश कुंडली में कैसे देखना है, जो आपका दूसरा पॉइंट था जन्म कुंडली का, वो क्या है जन्म कुंडली का दूसरा पॉइंट, दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह। वो अगर आपके दशमांश कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं तो अच्छा है। नहीं बात, अगर वो आपके दशमांश कुंडली के मकर राशि में बैठे हैं तो अच्छा है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो जो जन्म समय की महादशा और अंतरदशा थी, अगर वो दशमांश कुंडली के मकर राशि में आ जाए, दशमांश कुंडली में कहां पे देखना है, मकर राशि में। दशमांश कुंडली में कहां पे देखना है, मकर राशि में। तो दशमांश कुंडली के वो मकर राशि में आ गए। और नई बात नहीं समझ में, महादशा और अंतरदशा के ग्रह मकर, दशमांश कुंडली के मकर राशि में हो। हाँ मकर राशि में आ गए। तीसरा, अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी योग हो जाए, तो जन्म कुंडली का जो दशमेश है, अगर वो दशमांश की मकर राशि में हो, या चौथा, जो जन्म कुंडली के दसम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं। गुरुजी एक बार 5वां पॉइंट दोबारा बोलना गुरुजी। 5वां नहीं है भाई, ऊपर मैंने 4 बातें लिखवाई आपको जन्म कुंडली में। गुरुजी 3 नंबर जन्म कुंडली के दशमेश के बारे में। जन्म कुंडली देखिए, जो ऊपर वाले जो भी ग्रह है ना, वो दशमांश कुंडली में मकर राशि में होने चाहिए। इतनी बात, सभी ग्रह तो नहीं हो सकते, कोई भी एक ग्रह हो जाए, कोई एक हो, कोई भी, अरे एक हो, 2 हो, 3 हो, जितने होंगे उतना अच्छा है, जितना होगा उतना अच्छा है। तो वही बात बोली मैंने कि जन्म कुंडली के जो दशमेश है, अगर वो दशमांश कुंडली की मकर राशि में हो, अगर वो नहीं है तो जो जन्म कुंडली के दसम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं, जन्म कुंडली के जो दसम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं, वो दशमांश कुंडली की मकर राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रोग्रेस करता है। अब इनमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कौन करेगा, ये बात पहले सबको समझ में आई कि हमने बोला क्या। गुरुजी हाँ, एक मिनट, एक सवाल है कि जो हमने पहले जन्म कुंडली में देखा, हमने अंतरदशा महादशा, वह मिलने के बाद इसको देखना है या दूसरा का वैकल्पिक है, वह मिले या ना मिले, यहाँ अगर मिल जाता है दशमांश कुंडली में तो हो जाएगा। देखिए, जो मैंने आपको जन्म कुंडली के जन्म समय की महादशा और अंतरदशा वाला आपको जो योग बताया, वो आपको लाख या 10,000 या 100 कुंडली में एक अगर मिले तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जी, जो कल बताया था गुरुजी वो ना, वो तो सबसे पावरफुल योग है। अच्छा, ये दूसरा योग है अलग। मान लीजिए अगर वो नहीं मिला तो दूसरा और क्या योग हो सकता है, तो हमने आपको जन्म कुंडली से 4 ग्रह निकाल के दिए, 4 सूत्र जन्म कुंडली से हमने 4 ग्रह को नोट करवाया। पहला नोट करवाया कि जो जन्म समय की दशा और अंतरदशा थी। दूसरा हमने कहा कि जन्म कुंडली में दसम भाव के में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उनको ले लीजिए। तीसरा हमने कहा कि जन्म कुंडली के दशमेश को ले लीजिए। और चौथा हमने कहा कि जन्म कुंडली के दसम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं उनको ले लीजिए। अब इन चारों में
जितने ग्रह दशम कुंडली के मकर राशि में आ जाएं, मकर राशि में आ जाएं, या मकर राशि से उनका संबंध बन जाए, तो भी ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करता है लाइफ में। अब इनमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कौन करेगा? तो जो मैंने जन्म कुंडली के जो पहला सूत्र दिया, पहला सूत्र कौन सा दिया? जन्म कुंडली के दशा और महादशा वाला। अगर वो दशमांश कुंडली के मकर राशि में आ रही है तो ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। और फिर दूसरे नंबर पे मैंने लिया कि जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे ग्रह अगर आ रहे हैं मकर में, तो वो थोड़ा कम प्रोग्रेस करेगा। तीसरा हमने जो लिया दशम कुंडली के दशमेश को, तो वो और कम प्रोग्रेस करेगा। और चौथा हमने लिया जन्म कुंडली में दशम भाव को ग्रस्त करने वाले ग्रह, अगर वो मकर राशि में आ रहे तो वो और कम प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये सब प्रोग्रेस करेंगे। अब मान लीजिए किसी में ये चारों ग्रह नहीं है तो फिर वो नॉर्मल अपनी लाइफ को जिएगा। नई बात नहीं समझ में? जी गुरु जी। हाँ, ये जो मैंने आपको ऊपर वाले जो 4 ग्रहों के बारे में आप बात बताई, जिनको आपको दशमांश कुंडली की मकर राशि में देखना है, तो दशमांश में मकर राशि के नियमों को जो हमने सबसे पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा बली योग है, उसके बाद कम होता चला जा रहा है, उसी प्रकार से कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि आपको मकर राशि भी देखनी है, तो मकर राशि जन्म कुंडली की मकर राशि देखिए, दूसरा वहां देखिए। अब देखिए 5वां नंबर, अगर इनमें से कोई भी ग्रह, यानी जो जन्म कुंडली में से मैंने 4 ग्रह निकलवाए ना, अगर वो दशमांश कुंडली के मकर राशि में बैठे हैं या उनको दृष्ट कर रहे हैं तो अच्छा नियम है, तो यानी ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इन चारों में मान लीजिए आपके पास 4 कुंडली आ जाए, किसी में जन्म समय की महादशा अंतरदशा का संबंध दशमांश कुंडली की मकर राशि से बना है, और किसी में मान लीजिए जो जन्म कुंडली के दशम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं उसका संबंध जन्म कुंडली के दशमांश कुंडली के मकर राशि से बना है। उनमें सबसे ज्यादा कौन प्रोग्रेस करेगा? उनमें सबसे ज्यादा पहला वाला व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, जिसमें ये है कि जन्म दशा के महादशा और अंतरदशा का ग्रह, ये वाला ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, यही गुरु ना? यही ना गुरु जी? हाँ हाँ, उसी क्रम में 6 घटता क्रम आ जाएगा। अच्छा गुरु जी, ऐसा भी हो सकता है कि दशमेश के साथ वो अगर बैठ जाए सभी लोग, दशमेश मतलब दशमांश कुंडली के नहीं दशमेश नहीं, जन्म कुंडली के मकर राशि के जैसे शनि हो गए, तो शनि के साथ बैठ जाए तो जैसे इसमें से 2-3 ग्रह। नहीं, वो नियम नहीं, यही नियम है जो मैंने आपको बताया। यही तो पूछ लिए हम। जी, अब देखिए कुंडली बनाइए आप जरा, तुला लग्न की कुंडली बनाइए। जी गुरु जी। बना लिया तुला लग्न की कुंडली? हाँ गुरु जी, तुला लगन की बना ली गुरु जी, लग्न में लिखेंगे बुध शुक्र मंगल, यानी तुला राशि में जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली बताई मैंने, जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली में तुला यानी लग्न में ही तुला राशि में बुध शुक्र मंगल लिखेंगे। दूसरे भाव में शनि लिखेंगे, वृश्चिक राशि का शनि। जी गुरु जी। चौथे भाव में केतु लिखेंगे। सातवें भाव में बृहस्पति लिखेंगे। जी गुरु जी। 10वें भाव में चंद्रमा और राहु लिखेंगे। और 12वें भाव में सूर्य लिखेंगे।
कि कन्या राशि में सूर्य लिखे। गुरुजी, एक मिनट गुरुजी, इनका जो जन्म हुआ था, 10वां भाव में राहु कैसे हो गए गुरुजी? जब क्या? तीसरा भाव में केतु है तो दूसरा 10वां भाव में राहु कैसे हुए? तीसरा भाव में केतु आपने बताया, 10वां में राहु। तीसरे भाव में केतु नहीं है, चौथे भाव में। चौथा में है, चौथा में। चौथे में है। अच्छा अच्छा, सॉरी, तब इसीलिए हम गलती लिखे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। चौथे भाव में केतु। और इनका जो जन्म हुआ है वह बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा में हुआ है। बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा में हुआ। ठीक है, नोट कर लिया। अब उन चारों ग्रहों को जरा क्रम से लिख लीजिए। कौन कौन से? सबसे पहले क्या लिखना है? महादशा और अंतरदशा के स्वामी ग्रह कौन है? महादशा और मतलब जन्म समय की महादशा और अंतरदशा के स्वामी ग्रह कौन है? बुध और शनि। बुध और शनि, उनको नंबर 1 पे लिख दीजिए। दूसरे नंबर पे किन ग्रहों को लेना मैंने बताया? दूसरे नंबर पे किन ग्रहों को आपको लेना है? दशमांश दशम भाव दसम भाव दशम भाव में बैठे ग्रह। दशम भाव में बैठे ग्रह कौन है यहाँ पर? दशम भाव में बैठे जन्म कुंडली के राहु और चंद्रमा। राहु और चंद्रमा। दूसरे नंबर पे राहु और चंद्रमा। तीसरे नंबर पे कौन लिया मैंने? दशमेश। दशमेश। दशमेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। चौथे नंबर में क्या बताया? दशम भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह। तो दशम भाव को कौन से ग्रह दृष्ट कर रहा है? केतु कर रहा है गुरुजी। केतु कर रहा है, और तो कोई नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा है। और कोई नहीं है। कोई नहीं कर रहा है। अब आप जरा मंगल कर रहा है गुरुजी। है? मंगल। मंगल कैसे करेगा? मंगल की 4, 7, 8 दृष्टि होती है। 10वीं दृष्टि थोड़ी होती है मंगल की। नहीं गुरुजी, ठीक है गुरुजी, नहीं होती। अब जरा दशमांश कुंडली बनाएंगे। दशमांश कुंडली, दशमांश कुंडली बनाइए। दशमांश कुंडली मीन राशि की बनाएंगे, मीन लग्न की। बना लिया सबने? मीन लग्न की बना लिया? जी गुरुजी। चलिए चौथे गुरुजी। चलिए चौथे भाव में लिखिए, यानी मिथुन राशि आएगी ना चौथे भाव में। हाँ गुरुजी। शुक्र और मंगल। जी। पांचवें भाव में लिखिए राहु। आठवें भाव में लिखिए सूर्य। 8वें में सूर्य। जी, 8वें में सूर्य नीच का। 10वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में शनि बुध बृहस्पति केतु। 11वें में है गुरुजी। और 11वें में है शनि बुध बृहस्पति केतु। केतु कैसे आएंगे गुरुजी इसमें 10वें भाव में? 11वें में कैसे आएंगे? 5वें में है तो 10। 5वें में राहु है तो 11वें में तो केतु आएंगे। जी गुरुजी जी। हाँ जी 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 हमने 5वें राशि में लिख दिया था। मैंने क्या बताया आपको? कौन सा रूल बताया? कि जो ऊपर के जो 4 नियम बताए, वो अगर दशमांश कुंडली की मकर राशि से जितना कांटेक्ट करेंगे वो व्यक्ति उतना राइज करेगा। जी, तो बुध शनि हो ही गया। तो सबसे पहले हो गया। सबसे पहले महादशा स्वामी कौन है? शनि और बुध ना। जी गुरुजी। जी, तो शनि और बुध तो देखिए मकर राशि में बैठे हैं, तो बहुत पावरफुल कुंडली हो गई है। तो जी, बहुत ज्यादा पावरफुल। दशम भाव में बैठ। फिर दूसरे नंबर पे क्या लेना है? जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे ग्रह कौन है? राहु और चंद्रमा। राहु की दृष्टि हो गई।
राहु की दृष्टि हो गई तो चलो चंद्रमा फर्क नहीं डाले, कोई बात नहीं। चलिए तीसरे नंबर पे जन्म कुंडली के दशमेश को ले लीजिए, तो दशमेश तो चंद्रमा चंद्रमा ये खुद संपर्क बना वही रहे हैं। वही बैठे हैं गुरु जी। वो तो नहीं, कहाँ बैठे, मकर राशि से दसम भाव में बैठे। वो दसम भाव में बैठे, लेकिन मकर राशि संबंध होना चाहिए ना, जी गुरु जी, तो नहीं बना ना, नहीं बन रहा गुरु जी। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। फिर चौथे नंबर पे क्या लिया, चौथे नंबर पे जन्म कुंडली में दसम भाव दृष्टि। को ग्रस्त करने वाले ग्रह कौन है, केतु है। जी और जी केतु देखिए मकर राशि में बैठे हैं, जी केतु मकर राशि में बैठे हैं। जी। तो अब ये बताइए कुंडली बहुत ज्यादा पावरफुल है कि कमजोर किस्म की है। चार जबरदस्त, बहुत बहुत पावरफुल। जबरदस्त पावरफुल है सर ये। हाँ, क्योंकि जो जन्म समय की महादशा और अंतरदशा है उसका स्वामी खुद ही मकर राशि में दशमांश कुंडली के बैठा है। तो गुरु जी किसकी कुंडली है गुरु जी? ये महात्मा गांधी की कुंडली, अब बताने की जरूरत नहीं, अपने कर्मों से ही तो पूरी दुनिया में जाने गए, जी गुरु जी। कर्म के कारण ही तो दुनिया में जाने गए ना, वो कर्म से ना है जी। जी गुरु जी। जी, अपने कर्म से ही वो पूरी दुनिया में जाने गए, ये रीजन। चलिए तो समझ में आ गया गुरु जी, हाँ जी। ये तो बहुत क्या आपकी आवाज नहीं आ रही, कट क्या रही, क्या बोलिए। मैंने और पैदा किया होगा घर से। ये आपका भाग्यस्ट तो बहुत बढ़िया थे। क्या केतु की बात कर रहे हैं। अच्छा नेट नहीं कर रहे हैं, केतु बैठे हुए हैं घर में चौथे भाव में, हाँ, तो क्या इनको क्या परेशानी दिए होंगे, घर से तो कोई दूर हो गए होंगे, उस प्रकार से सही नहीं होगी। वो सब तो है ही, वो सब तो है ही है खैर। जी वो सब तो वही है ही। सब देख रहे हैं जी। देखिए यहाँ पर जो दशमांश कुंडली में मकर बलि राशि में है कि मकर राशि कमजोर हो गई है जी। दशमांश कुंडली में क्या बोले, मकर राशि बलि है। बलि है कि कमजोर है, बलि है गुरु। क्यों बलि है, क्योंकि गुरु जी यहाँ पे शनि खुद के खुद बैठे हैं आवाज गुरु जी। नहीं आ रही। नहीं, क्योंकि दशमांश कुंडली का लग्नेश ही जाके मकर राशि में बैठ गए। आपने पढ़ा कि जी गुरु जी। किसी भी कुंडली का जो लग्नेश है अगर जिस भाव में जाता है तो वो भाव मजबूत हो जाता है ना। जी गुरु जी, लग्नेश वहां बैठ गए गुरु जी। बुध लग्नेश खुद ही आए भले नीच के, शनि बुध बृहस्पति लेकिन नीचता तो खत्म हो गई, क्योंकि नीचता कैसे खत्म हो गई, क्योंकि शनि वहां तो राशिस्थ हो गए, जी गुरु की तो नीचता खत्म हो गई ना। तो बताया था ना, जिस ग्रह में जिस भाव में कोई ग्रह नीच के हो, जिस भाव में अगर कोई भी ग्रह नीच के हो और उसी में ही कोई ग्रह स्वराशिस्थ या क्या हो जाए, उच्च के हो जाए, उच्च के हो जाए, तो वहां पर वो चीजें खत्म हो जाती है ना, तो उसकी नीचता खत्म हो नीच जाती भंग हो जाती है। है, नीच भंग हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जी तो बहुत पावरफुल हो गया ये तो, ठीक है। इसीलिए तो इनको बहुत उच्च स्तर, जितने भी लोग ऊंचाइयों पे गए उनमें जो ये योग मैंने बताया वो जरूर होने चाहिए, तभी ऊंचाइयों पे जाएंगे। अब आइए एक कुंडली और बनाइए जरा, वो लाल बहादुर शास्त्री वाली कुंडली है ना, वो बनाइए जरा, धनु लग्न की थी ना वो, जी गुरु जी। धनु लग्न की जरा कुंडली बनाइए, वही लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली बनाइए। बनी हुई है गुरु जी वो कल वाली है ना। उसकी उसकी दशमांश कुंडली भी उसी के साथ बना लीजिए। जी गुरु जी। दशमांश कुंडली मीन लग्न की थी,
दशमांश कुंडली मीन लग्न की थी, बना लिया। जी गुरुजी। इसमें अब आइए जरा मीन लग्न में। लग्न में शुक्र है, दशमांश कुंडली में लग्न में शुक्र है। लग्न में शुक्र है, दूसरे भाव में शनि और राहु है। तीसरे भाव में बृहस्पति है। जी गुरुजी। पांचवें भाव में बुध है। जी गुरुजी। आठवें भाव में केतु है। दसवें भाव में चंद्रमा, मंगल और सूर्य है। हो गए? हो गए ना? जी जो गुरुजी। अब देखिए, उनमें सबसे पावरफुल वाला योग तो लग रहा था, नहीं लग रहा था कि जो जन्म समय की दशा कौन थी? चंद्रमा सूर्य वाली ना। जन्म समय की महादशा कौन? जी जी जी, वो तो उनके चंद्रमा और सूर्य। वो तो उनके जन्म कुंडली के दशम भाव से ही संबंध बना लिया। वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल योग है। अब देखिए, दशमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में मकर राशि पे कौन से ग्रह आपको मिल रहे हैं? मकर राशि से किस ग्रह का संबंध बन रहा है? जो 4 ग्रह मैंने लिखवाया अलग से। जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध मकर राशि से हो रहा है क्या? जी, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो मकर रहा है। राशि नहीं गुरुजी, नहीं नहीं हो रहा। दूसरा दूसरा क्या नियम बताया था? दसम भाव में बैठे ग्रह, कौन कौन बैठे ग्रह है दसम भाव में जन्म कुंडली के? सूर्य या चंद्र, सूर्य चंद्र का हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा मकर राशि से वो संबंध नहीं, है ना? है। मकर राशि से देखो, हमारे नहीं हो रहा है गुरुजी गुरुजी। वो दिमाग। दसम भाव में बैठे कौन कौन से ग्रह बैठे? सूर्य चंद्र बुध बैठे हैं, और उधर का भी जाकर कोई के ग्रह नहीं बैठे हैं इधर। और बुध इधर कोई नहीं है। मकर राशि को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बुध, हाँ देख रहे हैं। तो फिर संबंध मिल गया कि नहीं मिल गया? जी, तीसरा क्या है? दशमेश। दशमेश कौन है? दशमेश खुद ही बुध है वहां पर। बुध है। दशमेश कौन है? जन्म कुंडली के दशमेश कौन है? बुध है। है जी, बुध है गुरुजी, बुध। बुध देखिए मकर राशि को देख रहे हैं, तीसरा नियम भी लग गया। चौथा है दसम भाव को ग्रस्त करने वाले ग्रह। दसम भाव को कौन से कोई ग्रह ग्रस्त कर रहे हैं क्या? कोई कर नहीं रहा, दसम नहीं कर रहा। फिर भी तो देखिए, दूसरा और तीसरा नियम तो लग ही गया ना। ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल वाला नियम भी लगा है, और जी। जो आज बताया उसमें दूसरा तीसरा नियम लगा हुआ। ये भी कुंडली पावरफुल है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, समझ में आ गया? अब जी, नरेंद्र मोदी की कुंडली पे आइए। नरेंद्र मोदी की कुंडली बनी है ना आपके पास, वृश्चिक लग्न वाली? जी गुरुजी। ठीक है, उनकी जरा दशमांश कुंडली बना लीजिए। दशमांश कुंडली बना लीजिए धनु लग्न की। धनु लग्न की है। हो गया? जी, अब देखिए, लग्न में राहु बैठे हैं धनु राशि के।
दूसरे भाव में शुक्र बैठे हैं, पांचवें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, छठे भाव में बुध, सूर्य और शनि है, सातवें भाव में केतु है, आठवें भाव में चंद्रमा है, सॉरी आठवें भाव में मंगल है, आठवें भाव में मंगल है और 11वें भाव में चंद्रमा है। ठीक है, इनकी कुंडली में जो सबसे पावरफुल वाला योग था कौन सा था कि जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध जन्म कुंडली के दशम भाव से होना चाहिए। इनमें तो यही संबंध है। जी गुरु जी। इनकी जन्म समय की महादशा अंतरदशा कौन सी थी? शनि की महादशा में शुक्र के अंतरदशा में जन्म हुआ था गुरु। देखिए शनि और शुक्र तो आपके जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। जी। अब आइए जरा दशमांश कुंडली में देखिए, दशमांश कुंडली में उनका संबंध मकर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? शुक्र का बन रहा है गुरु जी। शुक्र जन्म का समय की शुक्र का बन रहा है। शुक्र का बन रहा है। की महादशा, जन्म समय की महादशा मकर राशि में, दशमांश कुंडली के मकर राशि में बैठ गई। बन रहा है गुरु जी। हाँ अंतरदशा बन रहा है गुरु जी, अंतरदशा शुक्र का। हाँ अंतरदशा का, सॉरी, तो महादशा अंतरदशा का संबंध उसी से भी हो जाए, मकर राशि से हो गया। जी चलिए दूसरा देखिए, दशम भाव में बैठे ग्रह कौन है जन्म कुंडली के? वही शुक्र है गुरु जी। शनि और शुक्र। तो देखिए शनि और शुक्र शुक्र, मकर शुक्र और शनि। शुक्र मकर राशि में आ गए। जी। तीसरा क्या बताया? दशमें सूर्य, जी सूर्य का संबंध तो नहीं बन रहा है। चौथा क्या बताया? दशम भाव को दिग्भ्रष्ट करने वाले ग्रह, तो दशम भाव को कौन भ्रष्ट जी। कर रहा है? बृहस्पति कर रहा है, तो बृहस्पति का संबंध मकर राशि से तो नहीं हो पा रहा है। और कौन भ्रष्ट कर रहा है? और तो कोई नहीं भ्रष्ट कर रहा। तो ये भी तो आपको पावरफुल योग है ना इसमें कि नहीं? पहला ही फार्मूला लग गया गुरु जी, सबसे पहले वाला। फार्मूला लग गया। और आपको पता होना चाहिए इस वक्त इनके ऊपर चंद्रमा की दशा दशा चल रही है शायद। इनकी जो ये पहली बार जो सीएम बने थे, इनमें शुक्र की अंतरदशा ही थी, एक महादशा या अंतरदशा थी, महादशा थी। शुक्र की क्या थी? महादशा थी। समझ में आया शुक्र कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया इनकी कुंडली में? तो ये जो मैंने नियम बताया ये दूसरे नियम है। एक तो जो सबसे पावरफुल वाला नियम जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो तो है ही, वो तो जिसमें लग जाए तो उसमें इम्पॉर्ट नहीं होगा कुछ। और बाकी जो ये है तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि दशमांश कुंडली की मकर राशि में कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं, कैसे देखा जाएगा? या जन्म समय की महादशा अंतरदशा का संबंध हो जाए, दशम भाव में बैठे ग्रह का संबंध हो जाए, दशम भाव को दशमेश का संबंध हो जाए, दशम भाव को देखने वाले ग्रह का संबंध, इतना ज्यादा ये संबंध होगा। ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया, उस हिसाब से कुंडली पावरफुल होती चली, उस हिसाब से कुंडली पावरफुल क्या होती चली जाएगी। एक कुंडली और बनाइए जरा, जन्म कुंडली बनाइए, जन्म कुंडली कन्या लग्न, जन्म कुंडली बनाइए कन्या लग्न। जी गुरु जी। बता लिया? जी गुरु जी। जी लग्न में ही मंगल बैठे हैं,
दूसरे भाव में इनके सूर्य, बुध और शनि। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि, 4 ग्रह दूसरे भाव में रहे। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि। तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। पांचवें भाव में केतु बैठे हैं और 11वें भाव में राहु बैठे हैं। गुरु तो काल सर्प योग बन गया गुरु जी इनका तो। ठीक है, अब जरा दशमांश कुंडली पे आइए। दशमांश कुंडली सिंह लग्न की। हो गया, जी सिंह गुरु। लग्न की। तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं। चौथे भाव में चंद्रमा, मंगल, शुक्र और केतु है। चौथे में शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, केतु। जी गुरु जी। पांचवें भाव में बुध है। जी गुरु जी। 10वें भाव में शनि और राहु है। और 12वें भाव में बृहस्पति है। इनमें जन्म समय की दशा और अंतर्दशा पता नहीं, लेकिन ये योग नहीं लग रहा। जन्म समय की दशा और अंतर्दशा वाला योग नहीं लग रहा। बाकी की योग लगाइए जरा। गुरु किन की कुंडली है ये? आप लगाइए ना, पहले बताइए। जो ऊपर मैंने 4 योग लगाए वो लग रहे हैं, नहीं लग रहे? जन्म समय की दशा अंतर्दशा का योग नहीं लग रहा है, बस इतना आप समझिए, बाकी आपको नहीं देख सकते। 10वें भाव में कोई बैठा ग्रह है क्या? कोई नहीं है। नहीं है गुरु जी। फिर क्या देखेंगे? दशमेश बुध। दशमेश बुध का दशमांश कुंडली की मकर राशि संबंध है या नहीं है? नहीं है गुरु जी। नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर क्या देखेंगे? दशम भाव को 10 करने वाले ग्रह कौन है? गुरु बृहस्पति। बृहस्पति है। दशमांश कुंडली में बृहस्पति उच्च के होकर मकर राशि को देख रहे हैं कि नहीं देख? जी गुरु जी। गुरु जी देख रहे हैं। बस हो गया, लग गया ना ये भी संबंध। अब ये एमडी तिवारी की कुंडली है, यूपी के सीएम भी रहे। हाँ गुरु जी 3 बार। एमडी तिवारी की कुंडली है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा नाम नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कोई एक योग तो लग गया ना। मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि पहला योग लगे तभी आदमी ऊपर उठे। जो सबसे लास्ट वाला योग है, अगर वो भी लग जाता है तो भी आदमी ऊपर उठ सकता है। गुरु जी, हाँ, दशमेश की भी दृष्टि हो गई और दशम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि भी हो गई। हाँ, कहाँ पर हो? क्योंकि गुरु है है? माने दशमांश कुंडली में मकर राशि में दोनों क्योंकि दशमेश गुरु है। कहाँ पे है भाई? यहाँ तो नहीं है कहीं। जन्म कुंडली मिथुन लग्न की बताए थे ना गुरु जी। नहीं, कन्या लगन की है भैया। यहाँ तो कन्या लगने की है ना। ओहो, अच्छा माफी चाहेंगे हम, मिथुन लग्न। कन्या लगने की है ना। गुरु जी 3 बार सीएम रहे, 1 बार यूपी के और 2 बार उत्तराखंड के। हाँ, और तो गुरु जी एक बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे ये। प्रधानमंत्री के लेवल की कुंडली नहीं है। प्रधानमंत्री में तो वही वाली दशा लगनी चाहिए। कौन सी? पहले वाला फार्मूला। पहले वाली, या अगर पहले वाली नहीं लग रही है तो उसका दशमांश कुंडली के मकर राशि संबंध होना चाहिए। अब इनमें चौथी वाली दशा लग रही है तो सीएम बना दिया। जब चौथा वाला पॉइंट लग रहा तो सीएम बना दिया। पहला लग जाएगा तो फिर तो बहुत ऊंचा आदमी हो जाता है। कुंडली बता देंगे। गुरु जी
गुरुजी पहले वाला फार्मूला है उसमें अगर अंतर्दशा का ग्रह अस्त हो तो क्या तब भी फल देगा? नहीं, अस्त है तो नहीं दे पाएगा। अस्त नहीं, मजबूत होना चाहिए सब ग्रह। जी। अस्त उस्त में कहाँ वो दे पाएंगे, अस्त में जला हुआ है वो बेचारा। लेकिन गुरु जी यहाँ पे दृष्टि भी काम करती है ना गुरु जी, अंतरदशा और महादशा के जो ग्रह है उसकी दृष्टि भी तो काम करेगी ना गुरु जी, अगर सीधी दृष्टि हो तो, या कोई भी दृष्टि हो तो। हाँ, महादशा अंतर्दशा दृष्टि काम करेगी, बिल्कुल करेगी। दशम भाव में बैठ जाए, दशम भाव को ग्रस्त करे। गुरुजी पूर्ण दृष्टि की सिर्फ है, कोई भी दृष्टि नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है ना दशम भाव में बैठे ग्रह जो महादशा और अंतर्दशा के स्वामी है जन्म समय के, अगर वो दशम भाव में बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब देख रहे हैं वही तो कह रहे हैं। ऊपर उठाएंगे तो है ही, देख रहे हैं तो ऊपर उठाएंगे तो है ही, लेकिन ज्यादा रोल किसका होगा? जो बैठे हैं उसका। और गुरु जी दशमेश भी देख रहा हो तो नहीं, सब जो रूल लिखवाए उसी के हिसाब से दो। रूल दशमेश, जन्म कुंडली का दशमेश, दशमांश के मकर राशि की बात कर रहे हैं क्या? जी गुरु जी। तो उसी हिसाब से वो भी ठीक है। अब वो जो ग्रह है वो पावरफुल होना चाहिए। जैसे देखिए एनडी तिवारी की कुंडली में आप देखिए, जो दशम भाव को ग्रह देख रहा है कौन है? बृहस्पति जी। वो आप जरा देखिए, वो जन्म कुंडली में भी मजबूत है, अपने घर में बैठे हैं। जी गुरु जी, कर्क राशि में है गुरु जी वो। नहीं, हाँ? जन्म कुंडली में देखिए, जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं वो? धनु राशि में बैठे हैं गुरु जी, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में। जी गुरु जी। और दशमांश कुंडली में भी वो बृहस्पति कहाँ चले गए? उच्च के। उच्च के है गुरु जी, कर्क में। पावरफुल हुए ना। हाँ जी। आप पता चले देख उग तो रहे लेकिन खुद ही बेचारे कमजोर हैं किसी तरह से, कितना उठा पाएंगे? तो ग्रह भी देखना है कि कितना वो पावरफुल है। केवल योग ही नहीं देखना है, ग्रह भी देखना पड़ेगा वो पावरफुल है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया कि इसके हिसाब से हम लोग ये देख पाते हैं कि कब चीजें उठ पाएंगी, मतलब कैसे चीजें उठ पाएंगी। कब व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, तो समझ में आ गया ना, कब व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। जी गुरु जी। देखिए अब आइए नेक्स्ट, अगला रूल। अगला रूल हमारा राजयोग का है। ये जो मैंने आपको लिखवाया, इसके अलावा कुंडली में राजयोग बनना आवश्यक होता है। अगर केवल यही सब है, कुंडली में राजयोग नहीं बना है, तो वहां पे समस्या हो सकती है, या चीजें मिलेंगी चली जाएंगी, बहुत अल्प समय के लिए सुख मिल पाएगा। इसलिए राजयोग में लिखेंगे कुंडली में राजयोग होना अति आवश्यक है। और ये राजयोग कुंडली के जन्म कुंडली में भी देखा जाएगा और दशमांश में इसकी पुष्टि की जाएगी। ये जो राजयोग बताने जा रहे हैं ये क्या, ये कुंडली में देखा जाएगा और दशमांश में इसकी पुष्टि की जाएगी। यदि राजयोग जन्म कुंडली में है और दशमांश में नहीं है, तब योग का सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। तब जो योग है उसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तब योग समाप्त हो जाएगा।
इसलिए दशमांश कुंडली में राजयोग का होना जरूरी है। अब मान लीजिए कुंडली में जो ऊपर मैंने रूल लिखवा है वो तो लग रहे हैं, लेकिन राजयोग नहीं है, तो बहुत ही कम समय के लिए ही व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल पाती है। राजयोग क्या करता है? राजयोग जो है आपके प्रभाव को बड़ा करता है, यानी प्रभाव के समय को बढ़ाने का कार्य करता है। समझ में आ गई बात? सर ये राजयोग किसे कहते हैं? जी राजयोग किसे कहते हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए जो बोल रहे हैं। सर ये राजयोग किसे कहते हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि ये राजयोग किसे कहते हैं? अरे बता रहे हैं, वो कहाँ बता रहे हैं, तो बता रहे हैं राजयोग किसे कहते हैं। तो पहले कुंडली में राजयोग होना अति आवश्यक है, और उस राजयोग का दशमांश कुंडली में होना भी बहुत आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में राजयोग है लेकिन दशमांश कुंडली में राजयोग नहीं है, तो उस योग में कोई सामर्थ्य नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। उस योग में कोई योग और सामर्थ्य नहीं होगी। गुरु जी दशमांश में राजयोग हो और लग्न में ना हो। हाँ, बिना राजयोग के कुंडली है तब प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए आएगी। राजयोग क्या करेंगे? उसको लंबा करने की कोशिश करेंगे। अब राजयोग क्या है? वैसे तो बहुत सारे राजयोग बताए गए हैं। अगर आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ें तो, फल दीपिका पढ़ें तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है राजयोग का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग है, ये मैंने भी आपको बताया है, केंद्र भाव का त्रिकोण भाव से संबंध होना चाहिए। चाहे युति संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे वो हाउस एक्सचेंज कर रहे हैं। सबसे पावरफुल संबंध हाउस एक्सचेंज होता है, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण के घर में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र के घर में। और दूसरे नंबर पे युति संबंध है, और तीसरे नंबर पे दृष्टि संबंध है। ये कमजोर हो गया। सबसे ज्यादा पावरफुल कब माना जाएगा? एक्सचेंज का, हाउस एक्सचेंज। दूसरे नंबर पे युति, और तीसरे नंबर पे आता है दृष्टि। उसमें देखना पड़ेगा कैसा योग। तो केंद्र का त्रिकोण से संबंध होना चाहिए। केंद्र को इसीलिए विष्णु स्थान कहते हैं और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो इस योग को लोग विष्णु लक्ष्मी योग भी कहते हैं। गुरु जी जैसे दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर बात निकल लेने दीजिए तब आप पूछिएगा, पहले पूरी बात हो जाए। अब देखिए केंद्र में कौन कौन से केंद्र हो गए? 1, 4, 7, 10 ना। जी गुरु जी। तो केंद्र में उत्तरार्ध केंद्र बलवान है जी। ये बताया मैंने, पहले भी बताया था। केंद्र में सबसे ज्यादा बलवान केंद्र कौन सा है? सबसे पावरफुल दसम भाव। गुरु जी दसम भाव। उससे कमजोर 7वां भाव, उससे कमजोर चौथा। केंद्र लग्न को नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग्न केंद्र त्रिकोण दोनों लग्न अपने आप में ही सब कुछ है। जी। केंद्र में चौथा, 7वां, 10वां रखिए। चौथे से ज्यादा पावरफुल 7वां, 7वें से पावरफुल 10वां। और त्रिकोण भाव कौन से हुए? 1, 5, 9। नहीं, एक को तो हटा दीजिए, एक में तो सब आ गया ना, केंद्र त्रिकोण दोनों आ गया। सबसे बलवान 5 और 9, सबसे बलवान नौवां भाव, सबसे बलवान नौवां भाव। जी 5 और 9 हुआ। त्रिकोण कौन सा हुआ? 5 और 9। और त्रिकोण में भी उत्तरार्ध त्रिकोण जो होता है वो बलवान होता है। उत्तरार्ध त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? 5वें से ज्यादा 9वां। तो अब सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र का सबसे ज्यादा पावरफुल त्रिकोण के साथ संबंध सबसे अच्छा राजयोग होगा। ये बात सबको समझ में आई? सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र का संबंध सबसे ज्यादा पावरफुल त्रिकोण के साथ संबंध सबसे अच्छा संबंध है, सबसे अच्छा राजयोग है। यानी सबसे अच्छा राजयोग कौन सा माना जाएगा? नवम, दसम, दसम और नौ।
नवमेश और नवमेश नवम दशमेश दशम का राशिफल युक्ति फल या अब नवमेश या दशमेश का युक्ति फल नवमेश दशमेश में भी सबसे अच्छा संबंध कब होगा, जब वो एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर ले। नवमेश दशमेश में चला जाए, दशमेश नवमेश में आ जाए। दूसरे नंबर पे नवमेश दशमेश एक साथ हो जाए, और तीसरे नंबर पे नवमेश दशमेश एक दूसरे को दृष्टि दे दे। इतनी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, अब इसी प्रकार से सातवें का नवे से संबंध देखिए, चौथे का नवे से संबंध देखिए, इसी प्रकार से चौथे का पांचवें से संबंध, सबसे कमजोर संबंध। तो चौथा सबसे कमजोर केंद्र और पांचवा सबसे कमजोर त्रिकोण। इसी प्रकार से चौथे का पांचवें से देखा, इसी प्रकार सातवें का पांचवें से देखिए, इसी प्रकार दसवें का पांचवें से देखिए। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक गुरुजी। जी समझ में आया? राजयोग समझ में आया सबको? जी गुरु जी। तो सबसे ज्यादा पावरफुल राजयोग कौन सा हुआ? दसमेश और नवमेश का दसम से स्थान नवम। परिवर्तन। और उसमें भी पावरफुल कब हो जाएगा, जब वो एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज करेगा। स्थान परिवर्तन एक्सचेंज कर ले। ठीक है, समझ में आ गया? जी गुरु जी जी। से मेरा प्रश्न है गुरु जी। अच्छा पूछ लीजिए, तब बताएं, पूछ लीजिए। जैसे नवमेश और दसमेश का युति भी अच्छा फल देता है, मतलब अच्छा देता है, बिल्कुल राजयोग, देता है। राजयोग अच्छा राजयोग बना, दूसरे नंबर का राजयोग बना। हाँ, अगर ये दोनों ग्रह अष्टम में जाकर के युति कर ले, दसमेश और नवमेश, आ रहे वही बताने वाले जा रहे। वही बताने जा रहे हैं। एक चीज यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। एक चीज देख रहे थे। हाँ, क्या बता रहे थे आप लोग कि ये पहले इतनी बात समझ में आ गई ना। और इन योगों की पुष्टि आप दशमांश कुंडली में भी करिए। केवल जन्म कुंडली में ही नहीं देखा जाएगा, दशमांश कुंडली में भी देखा जाएगा ये योग। अब दशमांश कुंडली में बहुत सही बातें नहीं मिलती हैं, मतलब अब कुछ बुक अलग बात कहती है, कुछ बुक अलग बात कहती है। सही क्या है, दोनों ही लगा लीजिए। मतलब जो आपकी जन्म कुंडली में जो योग नवमेश दशमेश का संबंध बना है, जो भी ग्रह है, अगर उन ग्रहों का संबंध दशमांश कुंडली में भी हो जाए तो वो योग बहुत ज्यादा फलीभूत होंगे। बात समझ में आई, बात नहीं समझ में? गुरुजी जिस प्रकार का योग अगर जन्म कुंडली में लग रहा है, उसी प्रकार से अगर दशमांश में लग जाए वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, ग्रह को लीजिए, ग्रह की बात करें, जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के नवमेश दशमेश जो भी ग्रह हैं,
अगर उनमें जन्म कुंडली में संबंध बन गया, और दशमांश कुंडली में भी वो ग्रह किसी प्रकार से संबंध बना ले, संबंध बनाने में बोला नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाए, सॉरी, यानी नौमेश दशमेश और दशमेश नौमेश के नक्षत्र में भी आ जाए तब भी चलेगा, नक्षत्र परिवर्तन भी हो सकता है। अच्छा गुरु जी, पर नक्षत्र दोनों का नक्षत्र एक जगह हो जाए तब, और दोनों ना अलग हो, अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए नौमेश और दशमेश, नौमेश का जो ग्रह है वो दशमेश के नक्षत्र में हो, और जो दशमेश का जो ग्रह है वो नौमेश के नक्षत्र में हो, और वह ग्रह दशमांश कुंडली में भी संबंध बनाए तो ही वो प्रबल राजयोग होगा। केवल लोग क्या करते हैं कि जन्म कुंडली में राजयोग देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, वो दशमांश में देखते नहीं। दशमांश में देखना बहुत जरूरी है। एक तो ये गुरु जी, जन्म कुंडली वाला ग्रह को देखना है कि इसके दशमांश वाला ग्रह को देखना है? दोनों। हमने ये कहा कि जो जन्म कुंडली में नवमेश और दशमेश का जो ग्रह बनता है जी, उसी को दशमांश में देखना है या दशमांश कुंडली के नवमेश और दशमेश को देखना है? यानी दोनों ही बातें, वही तो बता रहे। पहले तो जो आपने पहली बात कही वो सही है। अच्छा जी गुरु जी। कि जो ग्रह नौमेश दशमेश बन करके जन्म कुंडली में संबंध बना रहा है, क्या उसका संबंध दशमांश कुंडली में भी है या नहीं? एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कुछ लिटरेचर कहते हैं, कुछ किताबें कहती हैं कि दशमांश कुंडली का नौमेश दशमेश भी अगर एक साथ हो जाए तो अच्छा राजयोग तब भी होगा। तो हमारे ख्याल में पहली वाली बात और दूसरी वाली बात दोनों को ले लेना चाहिए। लेकिन जबकि किताब में क्या लिखा है? किताब में लिखा है कुंडली में राजयोग होना अति आवश्यक है। ये राजयोग जन्म कुंडली में देखेंगे और दशमांश से इसकी पुष्टि करेंगे। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि दोनों में होना चाहिए सेम हाँ, योग। कि नहीं, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो ग्रह जन्म कुंडली में राजयोग बना रहा है, जरूरी नहीं कि वो नौमेश दशमेश हो, वो आपके पंचमेश चतुर्थेश भी हो सकते हैं, पंचमेश सप्तमेश भी हो सकते हैं, पंचमेश दशमेश भी हो सकते हैं। वह ग्रह है दशमांश कुंडली में अगर संबंध हो जाए तो वो अच्छा राजयोग, तो वो किसी भी अच्छा, प्रकार से। क्योंकि पुष्टि करने का मतलब तो यही बात हुई ना जी, पुष्टि करने का मतलब तो यही बात हुई ना। पुष्टि करने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि जन्म दशमांश कुंडली के नौमेश दशमेश को ले रहे, लेकिन बहुत सारी बुक में ये बात भी लिखी है कि दशमांश कुंडली में भी अपना राजयोग बने। अपना राजयोग बने मतलब दशमांश कुंडली में भी वही केंद्र त्रिकोण का संबंध है तो और अच्छा हो, अगर है तो अच्छा होगा। जैसा मेरा है गुरु जी। क्या गुरु जी मेरा वाला है गुरु जी, मैं देख रहा हूँ तो है, बना हुआ है। आप जो बोल रहे हो दोनों बन रहे हैं इसमें। दोनों में है तो वो अच्छा राजयोग देगा जब उसकी दशा अंतर दशा मिलेगी। अब होगा। अब जरा देखिए अगला पॉइंट, अगर इन राजयोग बनाने वाले ग्रह का संबंध कहीं त्रिक भाव या त्रिक भाव के स्वामी से हो जाए, अगर त्रिक भाव मतलब छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी से हो जाए तो यह राजयोग दे करके सब कुछ छीन लेता। आप देखते हैं ना कि यार वो बहुत ऊपर चढ़ा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, एकदम बर्बाद हो गया। कुछ आप नहीं देखते अगल बगल की, वो बहुत एक बार राइज करता है और एक बार वो फिर एकदम नीचे आ जाता, कंगाल हो गया। गुरुजी को दोबारा बोलना, अगर इन ग्रहों का संबंध, अगर ये राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं उनके साथ अगर छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग भी मिलेगा और वो कंगाल भी होगा। लालू यादव जैसे, हैं? लालू यादव जैसे, क्या चीज? जैसे लालू यादव को जेल हो गई। कंगाल है, लालू यादव आदमी वर्गों में है। लालू यादव कंगाल नहीं हुए ना, कंगाल वर्गों में। आप देखते हैं ना कि वो एक व्यक्ति था जो है
बहुत अभी ये कोरोना पीरियड में बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसी बातें छपती थी, आई थी कि ऐसा व्यक्ति गुरु जी था, विजय माल्या उदाहरण अच्छा है दिया कंगाल हुआ भाई। विजय माल्या कहाँ कंगाल हुआ? सुब्रतो राय, सुब्रतो राय कारा का वो मॉडरेटर। विजय माल्या भाग गया, कंगाल कहाँ हुआ? उसके पास उसका पैसा है ही। गुरुजी सुब्रतो राय, सुब्रतो राय ये ले सकते हैं, लेकिन हाँ। सुब्रतो राय के पास भी तो पैसा है ही है ना, खत्म थोड़ी ना हो गया। अरे मेरी बात पहले पुलिस, आपने मीडिया में सुना होगा कि भाई उसकी बहुत ज्यादा सीडी का जिसने फांसी लगाई थी गुरुजी, जिसको कब्जा हो गया, सीडी का मालिक सैलरी थी जब वो कर रहा था। एक समय आया कि उसकी सैलरी बंद हो गई और उसका परिवार जो ऑडी गाड़ी या किसी गाड़ी में घूमता था वो पैदल चल रहा है, या उसके पास खाने के पैसे नहीं है। इसको बोलते हैं कंगाल। अब वो रीजन जो भी हो, नौकरी चली जाना, चोरी हो जाना, कुछ भी हो जाना, वो एक अलग बात। ये है कंगाल कि वो व्यक्ति बहुत अमीर था जब वो बच्ची छोटी थी, ऐसा था तो वो लाखों करोड़ों में खेलते थे, लेकिन एक समय आ गया कि उसकी जो वाइफ है वो जाके दूसरे के घर में काम करके अपना जीवन यापन कर रही। इसको बोलते हैं कंगाल। जैसे अनिल अंबानी है गुरुजी, सब कुछ बिकने लग रहा है उसका अनिल इस टाइप से। अंबानी कहाँ से कंगाल है भैया? वो ठीक है, आप जो लेवल था उस लेवल से नीचे जरूर आया। कंगाल का ओरिजिनल मीनिंग मरेगा तब भी लाखों करोड़ का है। कंगाल का ओरिजिनल मीनिंग आपको मरे तब भी लाखों समझ में करोड़ आया? का। क्या बोल रहे? हाथी मर भी जाए तभी लाखों करोड़ों का होता है। क्या हो जाता है? हाथी मर जाए तभी लाखों करोड़ों का होगा। आदमी मर जाए लाखों करोड़ों का होता, मतलब समझ नहीं आया क्या? हाथी गुरुजी। आते अरे भैया क्यों बेकार डिस्टर्ब कर रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप, पता नहीं कौन सी दुनिया में जीतते हो यार आप। हमारी बात पहले समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर जो राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं उनके साथ छठे, आठवें, 12वें का संबंध बन जाए तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति एक समय बहुत ऊपर होता है, दूसरे समय नीचे आ जाए, दूसरे समय नीचे आ जाए। समझ में आई बात नहीं है इसमें? एक अभी हमने पढ़ा था सोशल मीडिया पे, कोरोना टाइम पे था कि वो मतलब अच्छी खासी उसकी सैलरी थी और सब गाड़ी उड़ी सब थी, घर बंगला सबका, दिल्ली या उसके गुड़गांव की बात है। कोरोना पीरियड में उसकी पहले कुछ तबीयत खराब हुई, कोरोना पीरियड में उसकी तबीयत कारण जॉब चली गई, खुद भी जॉब चली। तो उसकी पत्नी जो है ने अपने घर के बाहर या कहीं पर मतलब घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसकी पत्नी ने पकोड़े बनाना चालू किया या इस प्रकार का कुछ खान पान का स्टाफ चालू किया 2000-3000 से। तो उसको लोगों ने हाईलाइट किया। ये है ओरिजिनल। अगर राजयोग कारक ग्रह का संबंध छठे, आठवें, 12वें से, छठे, गुरुजी आठवें, एक कुंडली में लग रहा है क्या? इसको बना के देखे क्या गुरुजी? आप लगा के देखिए, आप देखिए तो लग रहा है तो उसके साथ ऐसी स्थितियां हो सकती है। अगर लग रहा है आपको, दिख रहा है तो होगी ना वो स्थितियां। जी लग तो रहा है। अगर मान लिया जाए छठे भाव से अगर संबंध हो तो छठे भाव की दशा चलेगी, उस समय वह कंगाल हो जाएगा। जी 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 जी, दशा जब चलेगी तब, जब दशा चलेगी तब। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राजयोग बनाने वाले ग्रह का संबंध छठे, आठवें, 12वें से हो जाए तो वहां पर व्यक्ति ऊपर उठ के नीचे गिर सकता है। या देखिए इसमें दोनों बातें आती हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकता है या ऊपर से नीचे भी आ सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि वो ऊपर से नीचे ही आए, ये डिपेंड करेगा दशा पहले कौन सी मिली। अगर उसको खराब करने वाली दशा मिल गई तो नीचे आ जाएगा, और उठाने वाली दशा मिल गई तो आ जाएगा। बात समझ में आ गई?
जो पहले दशा मिल जाए जी जी उस हिसाब से उसका परिणाम बातें चलेंगी, उलट पलट हो सकता है। उसी हिसाब से बातें चलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी। आप इतना समझ में आया ना, अब इसको यूज करिए, कुंडलियों में इसको देखिए, इसको जितना यूज करेंगे उतना आपको ज्यादा। राजयोग बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ कुछ राजयोग, मेन राजयोग मैंने आपको बता दिया। केंद्र का संबंध त्रिकोण से होना, केंद्र का संबंध त्रिकोण से होना, और उसकी पुष्टि दशमांश कुंडली में भी, तो अच्छा है। ठीक है।